अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं और आज के वीडियो में हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस शहर की नामी ग्रामी मशहूर व मारूफ और बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए कोर्ट केसेस को लड़के उनके अंदर के डिस्प्यूट्स को क्लियर करा करके उन्हें हैंड ओवर कर चुकी शख्सियत है हमारे साथ में। आज हमने अपने स्टूडियो में उन्हें दावत दी है और आज जिस मौजू पे हम उनसे बात करने जा रहे हैं वो है ताजाबाद ट्रस्ट का मामला। ताजाबाद ट्रस्ट के मामले की बहुत सारी गुत्थियां हैं जो अवाम के सामने नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं अपनी सीरीज़ में कि हम वो सारी गुत्थियां जो सुलझाया गया है, जिसके ज़रिए से जिन्होंने मेहनत की है सुलझाने के लिए, उन्हीं की ज़ुबानी आप तक के पहुँचाए ताकि सिनेरियो समझ में आए कि ताजाबाद ट्रस्ट पर कब्ज़ा करने के लिए लोग क्यों कवायदे करते हैं। एक बार अगर कोई बॉडी बैठती है तो वो सालों साल क्यों बैठे रहना चाहती है। एक बार अगर उनको मौका मिलता है काम करने का तो वहाँ से हटना क्यों नहीं चाहते, बैकडोर से एंट्री करके बार बार है तो क्यों एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और अभी ही वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए इस्तकबाल करते हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद शख्सियत का, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आज आप तशरीफ़ लाए। हालांकि इससे पहले भी शब्बीर साहब को इनकलाब समाचार पे आपने देखा है अलग मौजू पे बात करते हुए। आज जो मौजू है वो ताजाबाद ट्रस्ट को लेकर के है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ताजाबाद जो दरगाह की ट्रस्ट है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या एक्चुअल इसका सिनेरियो है। क्या ये चैरिटी कमिश्नर में आने वाला पूरा का पूरा ट्रस्ट है विथ प्रॉपर्टी, या वक्फ में आता है, या इसकी जो कमेटियां बनती है वो किस फॉर्म में बनती है। तो पहले शुरू करते हैं कि फॉर्मेशन से। मैं आपके दर्शकों का को आदाब अर्ज करते हुए आपके बात पर आता हूँ जी। देखिए, ताजाबाद ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट कैसे वजूद में आया, कैसे आया, ये सब चीज़ों में अगर आप जाएंगे तो आपको छोटा सा सारांश में बताना चाहूँगा कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया जो हैं वो 1925 में पर्दा किया जी। उस पर्दा के बाद से वहाँ पर वो जगह खुद ही जाकर चॉइस की, खुद पसंद किए और उन्होंने कहा। फिर उनके चाहने वालों में मोहम्मद हुसैन बाबा थे और एक जो है क्या बोलते हैं सोमारी क्वार्टर में एक दरगाह महबूब बाबा का महबूब शाह, ये सभी लोग थे और यही लोग चादर उधर यानी पेश करना शुरू किए, ये किए। फिर उसके बाद हैदराबाद का भाग दौड़ हुआ तो उस वक्त टुकड़ो जी महाराज ने वहाँ का वो लगाया, क्या नाम है कि उर्स लगाया और ये किया। फिर बाद में जाकर के एक ट्रस्ट बनाने का जो है काम आपके एडवोकेट शरीफ साहब ने किया। अच्छा। और उन्होंने उस ज़माने में 3 रजिस्ट्रेशन किए गए और उस वक्त वक़फ़ नहीं था। अच्छा। चर्टी ही था जी। यानी जिस वक्त ये दरगाह का रजिस्ट्रेशन वक़फ़ वजूद में नहीं था। अच्छा। वैसे वक़फ़ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। उनके कहने पर एक कुआं खरीदा गया, एक बाग खरीद करके अपने माँ बाप के नाम से वक़फ़ किया गया। तो सब रिसाले सवाब के लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ी जाती है, और वक़फ़ की ज़मीन मतलब अल्लाह की ज़मीन होती है, समझ लीजिए। हाँ, जो रिसाले सवाब के लिए जी, रिसाले। तो उस मामले में जब ये बात आई तो शरीफ साहब ने बाइलाज बनाया। उस बाइलाज में मोमिनपुरा मुस्लिम कब्रिस्तान का बाइलाज था, सराय का बाइलाज था और ताजाबाद का बाइलाज था। उस बाइलाज में एक चीज़ थी कि मस्जिदों से 2-2 मेंबर आएंगे जी, और वो कब्रिस्तान की कमेटी तय करेंगे। हाँ। 2-2 मेंबर आएंगे, वो सराय की कमेटी तय करेंगे। सराय यानी मोमिनपुर की मोहम्मद अली सराय जी। और वो 2-2 मेंबर जाएंगे जो ताजाबाद के अंदर ट्रस्ट का तैयारी करेंगे जी। ये चलता रहा जी। अभी भी कब्रिस्तान में और ये सराय में वो नियम लागू है बिल्कुल। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे एक करीम बाबा थे, उन्होंने कुछ ये किया
फिर शहर के लोगों में, मस्जिद की कमेटियों से जाने वालों में कुछ ये हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं, सर्वधर्मी का होना चाहिए जी। तो सर ये लोगों ने रोक लिया। रोकने के बाद से ये मामला जो है चैरिटी कमिश्नर से सेशन जज ने लिया। अच्छा। और सेशन जज ने क्या किया कि बाइलाज बनाया जी। और उस बाइलाज में हमारा जहाँ तक ख्याल है कि 79 या 80 में बाइलाज ये बना, तो जिसमें मेंबर को जो है सेशन जज तय करने लगा। और तय करने लगा तो उसने क्या किया कि समुदाय के हिसाब से मुसलमानों में से 5 ले लिया। अच्छा। 5 कैसे ले लिया? एक हनफी जी, सुन्नी में से जी, एक शिया में से, समझ लीजिए, एक खोजा में से जी, हैं, और एक उन्होंने ले लिया खादिमों में से जी, इस तरीके से लिए, एक हिंदू में से लिए, एक क्रिश्चियन में से लिए, एक पारसी में से लिए, इस तरह से लेकर के उन्होंने ये कमेटी बनाई। ओके। अब ये कमेटी चलने लगी, सारी चीज़ें होने लगी, लेकिन उन सारे चीज़ों के बीच में एक बात आई, रजा बाबू आपको बड़ा साफ बता दूं, बात क्या आई कि हमें जब ये पता चला तो हमने एक दावा डाला, यानी केस डाला जी, कि यहाँ हर कौम के जायरीन आ सकते हैं जी। मुतजमीन वो होगा जी जो जिस मदफन होते वक्त जिस मजहब के तहत ताजुद्दीन औलिया का दफन हुआ। अच्छा। और ये बात आई, चूंकि हम केस पढ़ रहे थे किताबों में, तो आपको पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी लेने के लिए एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था कि वहाँ हिंदू राजा ने गेट बनाया, ये बनाया, इसलिए वहाँ भी कमेटी ऐसी होनी चाहिए। निजामुद्दीन औलिया में भी ये बात का था कि वहाँ गुप्ता नाम के किसी आदमी ने सारी चीज़ों को खर्च करके बनवाया था जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आदमी की पैदाइश का मजहब नहीं माना जाएगा। अच्छा। उनके अंतिम संस्कार का मजहब माना जाएगा। ओके। जैसे अगर जिस अकायद के तहत उनका मदफन हुआ वही मानने वाले उसी की कमेटी। मदफन यानी इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद दफन किए, जिस मजहब में रहते हुए वो इंतकाल किए, और जिस उसके अनुकूल मतलब उनका अंतिम संस्कार या अंतिम क्रिया जो पद्धति से की गई है वो मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, यानी उसका धर्म माना जाएगा। तो उसका आधार लेकर के हमने एक केस डाला जी। अब वो केस डालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त सर्वधर्मी की कमेटी बनी थी जी, जिसमें सड़के उड़के ये सारे लोग थे जी। धीरे धीरे सब खत्म हो गए, 3 बचे थे जी। वो उसमें शेख हुसैन थे जी, इकबाल बेल्जी था जी, और विजय फ्रांसिस नाम के ये 3 बचे थे जी। अब हमारे मुकदमा से ये तीनों रह गए, 11 साल तक रह गए। बाद में उन पर इल्जाम लगा कि ये पैसा कौड़ी खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो हम उससे चुप हो गए। तो कोर्ट ने रिसीवर नियुक्ति किया। उस वक्त भी बॉडी बनाने का इसने कहा था, हमने कहा बॉडी आप नहीं बना सकते। तो उस बात को उस वक्त का सेशन जज मान गया, इसलिए मान गया कि अब उसमें आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुझे ख्याल है डेट में फर्क हो सकता है, जून के महीने में 2004 में जी वक्फ बोर्ड ने हमारे फैसले के मुताबिक प्रॉपर्टी का हैंडओवर नहीं लिया। अच्छा। लेकिन ताजाबाद ट्रस्ट को नोटिफिकेशन कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन हैंडओवर नहीं लिया। और आपको मालूम है कि एक रिसीवर वहां तय हुआ जी, और रिसीवर ने अपना रिकॉर्ड बनाया, क्या किया क्या नहीं किया, करोड़ों रुपया बचाया, और ये साबित कर दिया कि पिछली कमेटी चोर थी। जब बच गया भाई, हम ही अगर किसी चीज को बचा लें सही है। तो फिर उसके बाद सेशन ने फिर निकाला। लोग मेरे पास आए कि शब्बीर भाई इसको भी रोकिए। मैं इसलिए नहीं रोका कि भाई यहाँ सरकार ये कर रही है और मैं जाऊं और फिर बेईमान ही लोग बैठे रह जाएं और फिर भाई तो हम इसमें गुनहगार होंगे। इसलिए हम उसका विरोध नहीं किए। और ये कमेटी किसी भी तरह से देखा जाए तो अवैधानिक है। क्योंकि संस्था, आपको मालूम है कि ये कमेटी मतलब जो मौजूदा नहीं, जो बनेंगी वो भी अवैधानिक रहेंगी जी। और किस ग्राउंड पर रहेंगी? बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। कारण क्या है
कि किसी भी चीज का जब तक एक जाई न हो जाए, हाँ, एक तरफ न हो जाए, हाँ, क्योंकि 1995 में हाँ, वक्फ एक्ट लगा, हाँ, इससे पहले एक्ट नहीं था, हाँ, तो रजिस्ट्रेशन जो था वो चर्टी में था। हाँ, वक्फ ने चर्टी से सारे पेपर मांगा, हाँ, सारे पेपर गए कि नहीं गए ये वो वक्फ जाने ये जाने, और हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया था जी, अब पेपर अगर नहीं गया तो नोटिफिकेशन उसने कर लिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया कि ये प्रॉपर्टी में यानी ये ट्रस्ट जो है वो वक्फ के अंडर आता है, लेकिन प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं हुई। जैसे ताजाबाद की जो 84 एकड़ जमीन दरगाह ये वो इसको हैंड ओवर वक्फ ने नहीं लिया, तो दिस इज द अब यह मामला आ गया चर्टी वर्सेस वक्फ का। हाँ। और जब ये दोनों में से ये डिसाइड ना हो कि ये प्रॉपर्टी चर्टी की है कि वक्फ का, तब तक डिसीजन लेना किसी के बस की चीज नहीं है। जो भी हो तो ये हो, सेशन जज ये करता है, उसको कोई चुनौती नहीं देता, उसके 3-4 रीजन है जी। अब हमने ये मान लिया कि भाई हमने तो जो लड़ाई लड़नी थी हमने लड़े, अल्लाह हम ही नहीं थे उसमें 7-8 लोग थे मिलके डाले थे, लेकिन पहला नाम हमारा था इसलिए मुकदमा हमारे नाम से चलता था। तो ये सारी चीज होने के बाद अब मैंने ये मान लिया कि यहाँ वही होगा जो ताजुद्दीन औलिया चाहेंगे, तो फिर हम इसमें अब क्या झंझट करने जाएं। तो आपसे एक बात बताता हूँ कि ताजुद्दीन औलिया की दरगाह पर इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो इस्लामी तौर तरीके से जी बिल्कुल ठीक नहीं है जी। अब रह गया कि जो भी हो रहा है मुंतजबीन ही उसके जिम्मेवार होते हैं। हाँ। आपने देखा वहाँ पर तरह तरह के ये करना, किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना, हाँ, हाँ, वहाँ हर आदमी जाता मतलब है। मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं जैसा वहाँ पे है तो प्रधानमंत्री के लिए और योगा के लिए और दूसरे ऐसी जो इस्लाम से जिसकी मनाही है ऐसे एक्टिविटी के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस तरह के। देखिए वो सब चीजें आप जो है अपने तरफ से जो बोल रहे हैं उसमें वास्तविकता है, उसमें कोई ये बात नहीं जी। लेकिन ये चीज देखिए दरगाहों पर आदमी जाता है, कोई जाता है फातिहा पढ़ने, बिल्कुल सही है, कोई मगफरत की दुआ करने जी, कोई जाता है कि अल्लाह के वली है, अल्लाह तक रसाई है जी। तो हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा करके हमारे को कामयाबी के रास्ते पे ले जाएंगे या हमारी मुरादे को पूरी करेंगे। लेकिन वहाँ पर मुरादों को पूरा करना या वहाँ पर मुराद पूरा होने के बाद सदका करना या न्याज करना या जो भी करना ये उनका काम है, लेकिन जो चीज़ से एक कौम को परेशानी हो और उसकी बहबूदी के लिए अगर वहाँ दुआ मांगी जाए जी, तो आप ये सोच लीजिए कि कौम की यानी इस्लाम के मानने वालों को परेशानी है तो इस्लामी तरीके से रहने वाले बुजुर्गों के यहाँ इस तरह की बात हो तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसको भी जब हम देखते हैं तो कुरान की एक आयत कह देती है, क्या कहती है मालूम, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो वरना तुम पर हम जालिम की हुकूमत मसल्लत कर दूंगा। बेशक, बेशक। तो आज मैं ये मान के चलता हूँ कि अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह के बताए हुए रास्ता, वसूल, शरीयत, समझ लीजिए तरीक़त, कुरान के सबक, इनसे अगर हम दूर हैं तो हम पर जालिम की हुकूमत मसलत होगी ही तो वो हो रही है, इसलिए हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आज आपने जब बात छेड़ा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको देखें, एक बार शहर के बासर लोगों को बुलाइए, बैठिए, यहाँ वक्फ की बहुत सी ज़मीनें हैं, जब आपको बताएंगे तो आप ताकेंगे। राजा गोंड जो थे वो इस्लाम में आ गए, जब इस्लाम में आने के बाद फिर बाद में वो गैर मुस्लिम हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, वक्फ जो हो गया वो वक्फ, वो टाइटल वही रहेगा। इस तरह से हमारे विदर्भ के अंदर बहुत सी ज़मीनें ताजुद्दीन औलिया के ट्रस्ट से जुड़ी हुई ज़मीनें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई देख रेख नहीं है और इसके लिए हम आप भी पकड़े जाएंगे। लेकिन हमने तो भाई जैसे गली में घूमने वाला कहता है कि जागते रहो सोने वाले, अगर सोने वाले नहीं जगे चोरी हो गया तो हम तो अपना फर्ज निभा दिए, तो हम अपना फर्ज निभाए
हम लड़ाई लड़े, जैसे जैसे हमारे सामने आया हमने 1 2 4 लड़ाइयाँ लड़ी और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी जी, कामयाबी मिली। लेकिन उस कामयाबी से हम वहां तक कामयाब नहीं हो सके जहां तक होना था, क्योंकि जब सरकार का मनसा ही खराब हो जाए, सरकार ही उसमें फंसने लगे, तो अब ये बताइए जब थानेदार फंसने लगेगा तो वो कैसे केस को दर्ज करेगा। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और ताजुद्दीन औलिया के मामले में एक बात आपसे बताता हूं कि ताजुद्दीन औलिया ही एक ऐसे औलिया थे जिनके यहाँ सभी के लिए रास्ते खुले हुए थे। यहाँ तक कि वो ये नहीं कहते थे कि तुम पाक साफ आओ या कैसे आओ, आना है तुम जैसे आओ, लेकिन दिल को पाक करके आओ। सही है जी। और आपने बहुत सी चीजें की हैं उनके करामात पर। एक बात और बताना चाहूंगा बाबू, ये आप सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे जी। सर्वधर्मियों ने ताजुद्दीन औलिया के नवैयत को भी मिटाने का काम किया। कैसे? आपको पता नहीं है? एक ताज मुरारी नाम से किताब छापी गई, ताजुद्दीन औलिया का नाम ताज मुरारी रखा गया। अच्छा। किताब छापी गई। और उस किताब का भी विरोध हमने किया। इस किताब के बारे में सुना है मैंने। दूसरा, बाबा ताजनाथ के नाम से देसाई नाम का जो ट्रस्टी था उसने किताब छापा, उसका भी हमने विरोध किया। समझ लीजिएगा। और पुलिस कमिश्नर से विरोध करने के बाद वो किताब रोक दी गई, बंद की गई। तो यहाँ तो ताजुद्दीन औलिया के सिलसिले को भी दूसरी तरफ ले जाने के लिए सर्वधर्मी के ट्रस्टियों ने नाटक किया, बाबा ताजनाथ, ताज मुरारी, ताकि नाम भी बदल जाए। ताकि वो नाम बदल जा रहा है, आने वाले कुछ सालों के बाद में 5 10 20 सालों के बाद में फिर पूरी टाइटल ही चेंज हो जाए। जी, सरकार चेंज। अच्छा। हाँ, पूरा का पूरा टाइटल चेंज हो जाए धीरे धीरे ये बदलने तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ताजाबाद की बॉडी की नियुक्ति होती किस तरीके से है? देखिए, फार्म निकाला जाता है जी, वो फार्म भरा जाता है। फार्म कहाँ से निकलेगा? चर्टी कमिश्नर निकालता है। अच्छा, ठीक। जबकि उसको अधिकार नहीं है। निकाल रहा है, कोई चुनौती लेके जा नहीं रहा है, तो जो चल रहा है वो चल रहा है। जो चल रहा है वो रिवायत है। रिवायत में शरीयत का कितना दखल है ये अब आप छोड़ दीजिए, समझ लीजिए जी। तो फार्म निकालता है, फार्म भरने के बाद फिर चर्टी में इंटरव्यू होता है। अच्छा, कि आप सुन्नी है, कैसे हैं, क्यों आना चाहते हैं, कैसे आना चाहते हैं। तो ये इंटरव्यू होने के बाद एक लिस्ट बनती है। वो लिस्ट जो है जिला के सेशन जज को दे दिया जाता है। फिर जिला सेशन जज जो है उसमें क्यूरी करके या ये करके या उसमें से छांट करके फिर एक लिस्ट बना करके जाहिर कर देता है, मोहर लगा देता है। अच्छा, मतलब इंटरव्यू जो है वो सेशन जज नहीं लेता है, वो चैरिटी कमिश्नर लेता है। तो चैरिटी कमिश्नर किसी कंटिन्यू चल रही है, चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में होता है इंटरव्यू, जज लेता है कि जज अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजता है, वो जज जाने। लेकिन वहीं से होता है फाइनल जो होता है वो लिस्ट जो है जज के यहाँ से लिस्ट फाइनल। अभी आप हंसेंगे, अभी इस बार कमेटी में बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जिन्होंने फार्म भी नहीं भरा था। अच्छा, अभी की मौजूदा वक्त की कमेटी में बाद में उसका एतराज हुआ तो हो सकता है फार्म भरवा लिए हो। लेकिन फार्म भरे हो रहे नहीं थे। अच्छा। और इंटरव्यू तक नहीं दिए थे, उनको बना दिया गया। वो इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो। देखिए, तो अभी इसको एक और क्यूरी आ रही है बार बार कि क्या ये जो मौजूदा वक्त की बॉडी है, चैरिटी कमिश्नर बिना एप्लीकेशन निकाले, बिना अनाउंसमेंट निकाले इनको एक्सटेंशन दे सकता है? नहीं, बाइलाज में तो ये नियम नहीं है। बाइलाज में ये नियम नहीं है। अगर दिया जाए तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज किया जा सकता है, बाइलाज में ये नियम नहीं है। लेकिन एक्सटेंशन मांगने का अधिकार तो सबको है, लेकिन बाइलाज में नहीं है। और एक्सटेंशन देना न देना अधिकारी के मर्जी पर है कि नियम से देगा कि गैर नियम से देगा। उसको भी चुनौती का देना है। बहुत से लोग होते हैं जैसे आदमी का काम बड़ा अच्छा है यार, इसको एक्सटेंशन दे दो, ये अधिकारी के तरफ से होता है। एक्सटेंशन ट्रस्टी को मांगने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को मांगने का अधिकार नहीं है, वो अपना रिपोर्ट भेजेगा, सब भेजेगा। अगर उस रिपोर्ट में इसके काम बड़े अच्छे दिखाई देते हैं तो सेशन जज उसी को कर लेगा। लेकिन फार्म तो निकालना ही पड़ेगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद फार्म निकाल करके प्रोसेस में जाना चाहिए। विदाउट प्रोसेस करने का मतलब कि धांधली। विदाउट प्रोसेस करने का मतलब सीधा सीधा धांधली। अभी पहले मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जाए, कहाँ जाए? चैरिटी के पास नहीं, वक़्फ़ में जाए। अच्छा। और उनसे पूछे कि इस प्रॉपर्टी को आपने हैंडओवर नहीं लिया, ये प्रॉपर्टी आपने चैरिटी को वापस कर दिया क्या? क्योंकि नोटिफिकेशन हुआ है।
आप अगर 2-4 दिन में कहेंगे तो हम कागज ढूंढ के दे देंगे आपको। लेकिन एक कमेटी बना लीजिए इस मामले में और उनको भेज करके वो चीज को देखिए कि क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद चर्टी में आइए कि आप अपना अधिकार बताइए। जब ये प्रॉपर्टी में मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, ये सारी चीज है, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है। आपने कैसे रखा है, किस आधार पर रखा है? चैरिटी में। तो चल के पूछिए कि आपका अधिकार क्यों है, कैसे आपने रखा है? क्योंकि यहाँ मस्जिद है, दरगाह है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, सारी चीज है और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसका डिग्री डेट नंबर इसी के मुताबिक हुआ है। तो ये बात को दोनों से देखा जाए। जब दो के नाम में है तो एक कैसे फैसला ले रहा है? तो दोनों या तो एक जगह ला लो पहले प्रॉपर्टी, चाहे चैरिटी में ला लो, चाहे वक्फ में ले जाओ, उसके बाद कमेटी का निर्माण करो। इसकी लड़ाई होनी चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों, जैसा कि आपने शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से सारी बात को सुना, समझा, जाना, तो बने रहिएगा इनकलाब समाचार के साथ में। हम ताजाबाद ट्रस्ट और ऐसी और भी जगहों के बारे में आपके सामने जानकारी लाते रहेंगे। जैसा आपने कहा वक़्फ़ के ताल्लुक से, तो हम कोशिश करेंगे कि वक्फ़ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके साथ भी रब्ता करें, उनका भी इंटरव्यूज़ बारे में हम ले सके करके। इस ताजाबाद ट्रस्ट को लेके ये सारे सवाल पूछने पड़ेंगे जो आपने सवाल उठाए हैं कि ये प्रॉपर्टी अभी कहाँ है, चैरिटी में है कि वक्फ़ में, वक्फ़ का नोटिफिकेशन है तो फिर लिया क्यों नहीं गया और यहाँ क्यों हैंड ओवर दिया गया। ये सारी चीज़ों पे इंशाअल्लाह आगे भी इस मुहिम के हिस्से में हम लोग काम करते रहेंगे ताकि आवाम के सामने ये सारी बातें उजागर हो सके। मामला सिर्फ ताजाबाद ट्रस्ट का नहीं है, मामला है ऐसी तमाम उन जगहों का जहाँ पर भी लोग है तो अवाम को अंधेरे में रखकर अवाम की मिल्कियतों पे कब्ज़ा करके बैठ जा रहे हैं और रसूखात के भरोसे अपने सारे ज़ाती मफादात को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चैरिटी का भी पॉइंट हम आपके सामने निकाल के लाएंगे इंशाअल्लाह। अभी जैसा हमारे सामने जो पॉइंट आया है, अब हम चैरिटी कमिश्नर से भी इंटरव्यू का टाइम मांगेंगे। अभी देखते आगे क्या होता है। अगर उनका इंटरव्यू हुआ तो हम आपके सामने शाये करेंगे। अदरवाइज़ हम इसमें कानूनी पहलुओं में और भी कुछ वकीलों के साथ टच में हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो लिहाजा इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सीधे आपको देखने मिलते रहे। कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बात करें एक दूसरे से, एक दूसरे के कमेंट्स का रिप्लाई करते रहे, जवाब देते रहे, सवाल पूछते रहे ताकि उससे और ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ये मामला सिर्फ नागपुर शहर का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की तमाम ऐसी मिल्कियतों का है जिनमें मस्जिद है, सराय है, कब्रिस्तान है, मदरसा है और दरगाह कमेटियां हैं। तो लिहाजा इनकलाब के ये वीडियो सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान भर के लिए है। हर जगह कहीं ना कोई चीज़ है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरे हिंदुस्तान भर में इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी तमाम हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे, इसके और आगे की बातें लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।